हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी कर रहे होंगे अपनी बहुत अच्छे से तैयारी और साथ में अपने माता पिता का रख रहे होंगे साथ साथ ध्यान भी। तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। और धीरे धीरे हमारी फैमिली रोज पर रोज बड़ी होती जा रही है। तो आप सभी के लिए टारगेट है कि जल्दी से 500 सब्सक्राइबर की हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए, तो और भी हम अपना अच्छे से सेट करेंगे। और जितना बड़ा परिवार होगा उतना ही अच्छा परिवार होगा। तो हम आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत स्वागत करती हूँ आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर हम करते हैं डेली 10 बजे, सुबह के 10 बजे जो हम करते हैं वो करते हैं टॉप 50 एडुटेरिया का सेट लगाते हैं, जिसमें हम जीके जीएस के ऑल ओवर पोर्शन के इसमें क्वेश्चन होते हैं शामिल। टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं। यही नहीं होता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो कि इधर उधर से उठा के आ जाए। हर क्वेश्चन की अपनी एक वैल्यू होती है। हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया गया है। हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको एग्जाम में ना मिले, या अगर आप सेट लगाते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन या आप सेल्फ स्टडी करते होंगे तो वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन मिलते होंगे। तो आपको अपनी अगर तैयारी जांचनी है, परखनी है, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए प्लेटफॉर्म है कि आपको डेली 10 बजे ये सेट मिल जाता है। जब भी आपको फुर्सत मिले तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं। 6 टेस्ट हो चुके हैं हमारे कंप्लीट। आज जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो हमारा 7वें नंबर का टेस्ट है। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का 7वें नंबर के टेस्ट में। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो पहले मैं पढ़ूंगी क्वेश्चन, फिर पढ़ूंगी ऑप्शन, उसके बाद लगाएंगे हम आंसर। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन है ग्लूकोज, फैक्टोज, सुक्रोज और गटकोज। तो स्टूडेंट, हमारे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुक्रोज। क्या है? ये मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? ऑप्शन नंबर ए है बेसर शैली में, नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हो जाएगा ये बना है नागर शैली में। स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन का 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। और जो गया स्थित भी विष्णुपद मंदिर है, आपको पता होगा गया बिहार में पड़ता है और ये हमारे गया जिले में पड़ता है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे नागर शैली में ये बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। एहलोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? दंडी थे, हरिसेन थे, भारवी थे, ये रवि कीर्ति थे। तो जो एहलोल प्रशस्ति अभिलेख था इसके रचयिता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर लगाएंगे रवि कीर्ति इसके क्या थे? रचिता थे। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको तीनों के क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आपने अपनी पूरी कोशिश की होगी राइट आंसर करने की। अगर आपने नहीं किया तो आप सीख गए होंगे। बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो तीनों क्वेश्चन आपके पास पहुंच गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, या कुमायूं हिमालय। तो सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को हम किस नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप राइट आंसर बताएंगे स्टूडेंट, कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली स्टूडेंट क्या था कि हिमालय का जो विभाजन था वो पहले पर्वतों के हिसाब से कर देगा। जो जैसे जैसे पर्वत बनते गए उसी क्रम में हमने पर्वतों का विभाजन कर दिया हिमालय का। दूसरे क्या है, सिडनी बर्नार्ड जी आए, उन्होंने कहा कि हम नदियों के हिसाब से भी क्या है नेपाल हिमालय का हम क्या है विभाजन करेंगे। तो आपको पता होगा पहले यहाँ आती है सिंधु नदी, फिर आती है सतलज नदी, फिर आती है यहाँ पर काली नदी, फिर आती है यहाँ पर तीस्ता नदी, फिर आती है दिहांग नदी। तो इस प्रकार इन्होंने हिमालय को 1, 2, 3, 4 प्रकार से बांट दिया। यानी कि अगर आपको सिंधु और सतलज के बीच का हिमालय पूछेगा तब आप बताएंगे पंजाब हिमालय। अगर आपसे पूछता है सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को तब आप बताएंगे कुमाऊं हिमालय। अगर आपसे पूछता है काली और तीस्ता नदी के हिमालय को तब आप बताएंगे नेपाल हिमालय। अगर आपसे पूछता है तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य के हिमालय को क्या कहते हैं तब आप बताएंगे असम हिमालय। तो ये हमारे क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन मैंने आपके सामने डिलीवर कर दिए हैं। कौन कौन सी नदी के बीच को किस किस हिमालय के नाम से जाना जाता है वो सब आप जान गए होंगे। और हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है, और किस प्रकार आपको ये करना है वो भी मैंने बता दिया है। और नदियों के आधार पर विभाजन किसने किया था? सिडनी बर्नार्ड ने। आप ये भी याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द्वितीय प्रदूषक निम्न में से कौन सा है? स्मोग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फ्लाई एश। तो स्टूडेंट, द्वितीय प्रदूषक कौन सा है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मोग,
क्वेश्चन नंबर 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 24। तो बंधुआ मजदूरी निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, वही हमको क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 के अंतर बंधुआ मजदूरी को क्या है, प्रतिबंधित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर के बी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। पहले आप इन सबको रीड करेंगे, फिर पढ़ेंगे ऑप्शन, आफ्टर दैट लगाएंगे राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारिता यानी कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है फैराडे, कूलॉम, वोल्ट या एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी को किस मात्रक किस चीज में मापते हैं भाई हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैराडे, यानी कि फैराडे के नाम पर ही हमने इसका मात्रक का नाम भी फैराडे रख दिया है। तो विद्युत धारिता की जो खोज की थी वो भी फैराडे ने ही की थी, इसलिए इनके नाम पर ही हमने इस मात्रक को बना दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है सीसा, रेडियम, थोरियम या प्लूटोनियम। तो जो यूरेनियम का जो रेडियोधर्मी होता है, इसका जब विघटन होता है तो इसका लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, वही हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो हमको इसका राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीसा, यानी कि इसको बोलते हैं पीबी, इसको बोल देते हैं लेड। और आपको पता होगा लेड का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप बताएंगे 80। तो स्टूडेंट ये मैंने साथ की इसकी डिटेल भी बता दी, क्योंकि कभी कभी लेड का क्या है परमाणु क्रमांक भी पूछ लेता है, और इंग्लिश में शीशे को लेड बोला जाता है। और आपको पता होगा गैलिना क्या है, जो गैलिना होता है इसका क्या है, अयस्क है। ये भी आप याद रखें क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन है 1987 में, 1973 में या 1992 में या 1975 में। तो स्टूडेंट बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में कब की गई थी, इसका आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में। स्टूडेंट आपको पता होगा 1972 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन हुआ था, वहां पर बाघों की संख्या को 2 गुना करने की बात कही गई थी। तो तब से ही उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो वहां पर ही वह गई थी। तो इन्होंने जब यहाँ बात रखी गई कि हमको बाघों की संख्या 2 गुनी करनी है, तो तब जब वे भारत में आए तो 1973 में यह बाघ परियोजना को शुरू किया गया कि हम भी अपने देश में बाघों की संख्या क्या है 2 गुनी करेंगे। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि बाघों की परियोजना को 2 गुना करने की जो बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो आप बताएंगे सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी। और जो ये बाघ परियोजना, जो बाघ दिवस जो बनाया जाता है 29 जुलाई को, ये कब से बनाया जा रहा है, तो आप बताएंगे 2010 से ये बनाया जा रहा है। तो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि यह बाघ जो परियोजना हुई थी, यह बाघ दिवस कब बनाया जाता है, तो बनाया जाता है 29 जुलाई को। और ये बनाने की शुरुआत कब से की गई थी, 2010 से। तो साथ में आप इसकी डिटेल भी याद रखेंगे जितना मैंने आपको बताया है। चलिए इसमें ऑप्शन दिया है 1992। स्टूडेंट आपको पता होगा जो 1992 है, 1992 में हाथी परियोजना भी शुरू की गई थी। और आपको पता होगा 12 अगस्त को हाथी दिवस भी बनाया जाता है। और मैं आपको एक और डिटेल बता दूं कि आपको पता होगा हाथी क्या है, हमारा विश्व विरासत पशु है, इसको हेरिटेज एनिमल भी बोलते हैं। 1992 में हाथी दिवस यानी कि हाथी परियोजना को शुरुआत किया गया था। साथ में इसमें एक ऑप्शन और दिया है 1975। आपको पता होगा 1975 में क्या है, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना भी हमारे भारत में शुरू की गई थी। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो जितनी डिटेल आपको पता होनी चाहिए थी क्वेश्चन के माध्यम से, वो सब मैंने आपके साथ डिलीवर कर दी है, क्वेश्चन भी समझा दिया है और तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव था, बांडीबाज का युद्ध फ्रांसिस विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जलियांवाला युद्ध लॉर्ड डलहौजी विरुद्ध मराठे थे, या खेड़ा का युद्ध निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, भाई हमको क्वेश्चन नंबर 10 का स्टूडेंट राइट आंसर बताना है। तो आपको पता होगा जो बांडीबाज का युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, फ्रांसीसियों की हार हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई थी।
तो आप ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है अंग्रेज व मराठा, अंग्रेज व निजाम, अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व पुर्तगाली। तो पांडिचेरी की संधि किस किस के मध्य में हुई थी, तो आप जिसका राइट आंसर बताएंगे अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य पांडिचेरी की संधि हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, और क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर 1 है दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्रपाल, रमेश चंद्र दत्ता या विमेश चंद्र बनर्जी। तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये बुक के राइटर कौन थे, आप मुझे इसका राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, ये हो जाएगा रमेश चंद्र दत्ता, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें धन निष्कासन के सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या की गई है। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसका आंसर दादा भाई नौरोजी होगा, बट इसका आंसर दादा भाई नौरोजी नहीं होगा, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बुक, और ये बुक का नाम दिया है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कभी कभी क्या होता है, हम सिर्फ पढ़ते हैं कि धन निष्कासन का सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, झट से हम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगा देंगे और अपना गोला भी भर देंगे। घर आकर देखेंगे, करेंगे ओ सिट, इसका आंसर तो सी था, हम तो ऑप्शन ए भर दिए। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ओ सिट का मतलब होता है कि समझो आपका 2 क्वेश्चन कट हो गया, तो ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन को बी केयरफुल पढ़ना है, तब आपको अपना आंसर भी गोले में भरना है। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 13। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। मैं इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। अगर ये क्वेश्चन की डिटेल आपके कानों तक पहुँच गई, समझिए आप ऐसा क्वेश्चन फिर जिंदगी में कभी गलत नहीं करने वाले हैं। ऑप्शन है बिलियन का, फेन का, वायु, विलय का या पयस का। स्टूडेंट जो दूध है वो किसका उदाहरण होता है, भाई आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा पायस। आपको पता होगा पायस को हिंदी में इमल्सन भी बोलते हैं, इमल्सन भी इसको बोलते हैं। इमल्सन का मतलब होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा जो दूध होता है, दूध में पानी और फैट का मिश्रण होता है। आपको पता होगा कि जब दूध में पानी को अधिक मिला जाता है तो दूध पतला हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि दूध को इमल्सन बोलते हैं, पायस बोलते हैं। दूध के अंदर होती है बसा, और बसा पानी में घुलती नहीं है, वो पानी के अंदर ही रहती है, लेकिन वो क्या होती है हमको दिखाई नहीं देती। जैसे आपको पता होगा जब दूध को उसके अंदर, आपको अगर गाँव से होंगे तो मल से अंदर काढ़ा जाता है, काढ़ने के बाद उसको दही में जमाया जाता है, फिर उसको मट्ठा लगा के उसमें से बसा को, फैट को, क्रीम को बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद उससे घी को अलग किया जाता है। यानी कि वो जो हमने इतनी प्रोसेस करके उसको बसा को घी के रूप में प्राप्त किया है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली पहले से विद्यमान थी, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसमें एक कारण था, क्योंकि दूध जो है पायस का उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी डिटेल कि क्या दूध ही क्यों पायस का उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सुपीरियर झील किन 2 देशों के बीच में स्थित है। अमेरिका मैक्सिको, अमेरिका क्यूबा, अमेरिका कनाडा और अमेरिका, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का स्टूडेंट जो आप राइट आंसर बताएंगे वो बताएंगे अमेरिका और कनाडा के बीच में सुपीरियर झील पड़ती है। और विश्व की मीठे पानी की यानी फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील। तब भी आप इसका आंसर बताएंगे सुपीरियर झील। चलिए आपको क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, डिटेल भी आप तक पहुंच गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 आपको दिखाई दे रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है, यानी जीडीपी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं वो कौन जारी करता है, यानी कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, वही हमको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के जो ऑप्शन है आरबीआई, नीति आयोग, एनएसएसओ या वित्त सचिव। तो जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है, क्वेश्चन नंबर 15 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। ये बताएंगे नेशनल स्टैटिक जो ये होता है एनएसएसओ, ये इसके जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 16वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता, यानी कि कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, वही हमको राइट आंसर बताना है।
ऑप्शन है चना, मटर, सेम, धान। तो क्वेश्चन नंबर 16 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धान क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक नहीं होता है। धान इसको बोलते हैं पैडी, PADDY। और आपको पता होगा धान के खेत से कौन सी गैस मुक्त होती है, तो आप बताएंगे CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन। चलिए ये डिटेल आप तक पहुंच गई है, क्वेश्चन का आंसर भी आप तक पहुंच गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है, शहरी विकास से, औद्योगिक विकास से, ग्रामीण विकास से, या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ट्राइसेम जो योजना है इसका संबंध किससे था, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आप राइट आंसर बताएंगे, ये हो जाएगी ग्रामीण विकास से। देखिए ट्राइसेम आप कैसे याद रखेंगे, इसमें आर आ रहा है, आर का मतलब होता है रूरल, और रूरल को हम बोलते हैं ग्रामीण। अगर इसमें होता है यू, तो यू से होता है अर्बन, और अर्बन का मतलब होता है शहरी। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों को पकड़ने के लिए हमको लिंक चाहिए होता है, हर चीज़ को आप याद नहीं कर सकते, सिर्फ समझ सकते। तो आपको ये क्वेश्चन समझ के याद करना है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्टिक देश नहीं है, एस्टोनिया, बेलारूस, लातविया, लिथुआनिया। तो स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेलारूस क्या है, बाल्टिक देश नहीं है। स्टूडेंट आपको पता होगा जब आप यूरोप का मैप पढ़ते होंगे तो यूरोप में आपको सबसे पहले नॉर्वे मिलेगा, इधर फिर आपको स्टॉकहोम मिलेगा यानी कि स्वीडन मिलेगा, आपको इधर फिनलैंड मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा डेनमार्क। ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, ये है फिनलैंड, और ये मिलेगा आपको डेनमार्क। अगर आप जब इसका मैप को थोड़ा साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है, बाल्टिक सागर मिलता है। पहले मिलेगा आपको एस्टोनिया, लातविया, फिर आपको मिलेगा लिथुआनिया। यानी कि इन तीनों देशों की सीमा क्या है, आपको बाल्टिक सागर से मिली हुई लगती है, इसलिए इनको हम बाल्टिक सागर कंट्री भी बोल देते हैं। लेकिन बेलारूस क्या होता है, बेलारूस की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है, ये दूर रहता है बाल्टिक सागर से, तो ये इस देश में शामिल नहीं होता है। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जब हमारे सब्सक्राइब कुछ ज़्यादा हो जाएंगे और मेरे पास थोड़ा पैसा भी आ जाएगा तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बोर्ड खरीदने के बाद आपको मैप की क्लास भी पढ़ाया करूँगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी मैप। अगर आपने एक बार मैप पढ़ लिया तो यकीन मानिएगा आप फिर कहीं भी डायरेक्शन अगर आपको कोई भी पूछेगा तो आप झट से बता सकते हैं कि हाँ कौन सा देश कहाँ पर है और किस किस से उसकी सीमा लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 19। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है माइकल मधुसूदन दत्त, चार्ल्स डिल्किंस, हेनरी बिजियन डेरिजो, या भारतेंदु हरिचंद। तो क्वेश्चन नंबर 19 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहते हैं, आप आंसर बताएंगे हेनरी बिजियन डेरिजो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, BR अम्बेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर, या आगा खान। तो कौन ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। अगर इसमें महात्मा गांधी भी होता, यानी इसमें महात्मा गांधी भी होता तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि महात्मा गांधी ओनली दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही शामिल हुए थे। चलिए तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गया होगा, डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 आपको स्क्रीन पर इस प्रकार से, मैं थोड़ा क्वेश्चन जूम कर लेती हूँ जैसे कि आपको अच्छा दिखाई दे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षा, वन, परिवार नियोजन और पंचायती राज। तो कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, तो चलिए बढ़ते हैं हम। 21 का जो ऑप्शन है शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, पंचायती राज। तो चलिए आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंचायती राज समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये स्टेट सूची का हिस्सा है, यानी कि ये आते हैं स्टेट की लिस्ट में। आपको पता होगा मैंने प्रमुख अनुसूचियाँ कराई हैं, फुल डिटेल में क्लास कराई है, ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होगा अगर आपने वो क्लास कंप्लीटली कर ली विद कंटेंट के साथ, एकदम हैंड रिटन मेरे नोट्स हैं, मैंने उसको PDF के माध्यम से लिख के पढ़ाया है आपको, कि एक भी क्वेश्चन आपका किसी भी सूची से बाहर नहीं जाने वाला है। सच मानिए, यकीन मानिए, एक बार अगर आप वो क्लास कर लीजिए, आप अगर आप पढ़े हुए हैं रिविजन हो जाएगा, और जो पहली बार पढ़ लें उनके लिए तो वो 100% एकदम गोल्डन साबित होने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लेते हैं।
जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो वायु के अंदर बुलबुला बनता है, वायु का जो वो बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति क्या है, व्यवहार करता है। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 22 का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए हैं विद्रोह, दूसरी तरफ दिए हैं उनके नेता जिन्होंने किया था इनको हैंडल। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानून जी ने किया था। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह ने किया था। कोर विद्रोह बुद्धा भगत ने किया था। और पागलपंथी विद्रोह मजमून शाह और चिराग अली शाह ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आप स्टूडेंट राइट आंसर बताएंगे वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर के 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि पागलपंथी जो विद्रोह है ये मजनून शाह और चिराग अली शाह ने नहीं किया था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर के डी, ये है हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 स्क्रीन पर हमारे इस प्रकार से है कि निम्नलिखित युद्धों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ऑप्शन नंबर 1 है बांडीबास का युद्ध, ऑप्शन नंबर 2 है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर 3 है बेदरा का युद्ध और ऑप्शन नंबर 4 है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इनको हमको बताना है क्रम के अनुसार से। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 1 2 3 4, 2 1 3 4, 2 3 4 1 या 2 3 1 4। तो कौन कौन से क्रम में इनको लगाना है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि पहले हुआ था कर्नाटक का युद्ध, फिर हुआ था बेदरा का युद्ध, फिर बांडीवास का युद्ध और फिर हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो ये हमारे क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। ये होता 60 में, ये होता 1960 में, 1760-70 में, ये होता 65 में। और कर्नाटक का प्रथम युद्ध आपको पता होगा ये होता 1848 या 49 के मध्य में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था सबसे बाद में। तो आप इनको साल के हिसाब से क्रमानुसार व्यवस्थित कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था, अगर जिसको साल याद होंगे वही इस क्वेश्चन को डील कर पाएगा, वरना आप इस क्वेश्चन को 100% गलत कर सकते हैं। और आरओ में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत भरमार से। क्वेश्चन नंबर 25 है किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। तो किस बौद्ध संगति के द्वारा ही दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 25 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति के दौरान ही अभिधम पिटक की रचना की गई थी। स्टूडेंट अगर आपने 6 टेस्ट विषय कंप्लीट किए होंगे तो आपको पता होगा 6 के 6 टेस्ट में ही बौद्ध संगीति से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिला है, यानी कि बौद्ध संगीति हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपने क्वेश्चन के माध्यम से देख ली होगी, यानी कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 भी है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से लगाइए। अगर आपको इनके साल पता है तो आप ये क्वेश्चन बना ले जाएंगे। अगर आप इनके साल आपको नहीं पता है तो या तो आपका क्वेश्चन तुक्के में सही हो जाएगा या आपका 100% गलत होने वाला है। पहले दिया है कृत मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 26 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, या आप थोड़ा को टाइम दे लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के 2, यानी कि पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके बाद फिर हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर आया था कृत मिशन और सबसे बाद में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है, लेकिन सबसे पहले आपको पता होगा अगस्त प्रस्ताव ही आया था। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में, कृत मिशन भी आया था और 1942 में क्या होता भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ये 1940 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव इससे पहले आया था और कृष्ण मिशन क्या भारत छोड़ो आंदोलन के पहले से आया था। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारी डिटेल थी और क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? अमेजन नदी, कांगो नदी, लिम्पोपो नदी या मिसिसिपी नदी। तो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप आंसर बताएंगे कांगो नदी। कभी कभी इसको जायरे नदी भी कह देते हैं, तो अगर जायरे नदी भी आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। और ये जो है उल्टे यू आकार में ऐसे करके काटती है भूमध्य रेखा को, ठीक है, उल्टे यू आकार में, सॉरी ऐसे करके काटती है। उल्टे यू आकार का मतलब है स्टूडेंट
ये कुछ इस प्रकार से काटती, ये ऐसे काटती है उल्टे यू आकार में, ठीक है। तो कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि उल्टे यू आकार में काटती है कि सीधे यू आकार में काटती है, तो आप इस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर 1 है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से, ओजोन के संरक्षण से, समुद्री सुरक्षा से, या जैव सुरक्षा से। तो कार्टेजेना जो प्रोटोकॉल है, क्वेश्चन नंबर 28, इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव सुरक्षा से इसका संबंध हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर के 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चश्मे के लेंस में किस कांच से बनाया जाता है, यानी कि चश्मे के लेंस को हम किस प्रकार के कांच से बनाते हैं। फ्लिंट कांच से बनाते हैं, पायरेक्स कांच से बनाते हैं, क्रुक्स कांच से बनाते हैं, या मृदु कांच से बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का स्टूडेंट आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। ये बनाते हैं क्रुक्स कांच से, जो चश्मे के लेंस होते हैं, जो हम चश्मा यूज करते हैं आईसाइट के लिए, तो उस लेंस को बनाने के लिए हम क्या है, क्रुक्स कांच का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। वैशाली से, चंपा से, पावापुरी से, लुम्बिनी से। तो कौन सा नगर का संबंध महावीर स्वामी से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30 का आप राइट आंसर बताएंगे लुम्बिनी से इनका कोई संबंध नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित करने वाले सवाल ज्यादातर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा एक क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे 4 चीजें जानना चाहता है। चंदेल वंश, इधर दिए है वंश और उनकी दी है राजधानी। चंदेल वंश, सोलंकी वंश, प्रतिहार वंश, कलचुरी वंश, इधर दिया है खजुराहो, महोबा, अलेंदी बाड़ा, कन्नौज, अजमेर। आपको पता होगा तो चंदेल कौन सी सुमेलित नहीं है। चंदेलों की राजधानी खजुराहो महोबा थी, सोलंकों की राजधानी अहिंद बाड़ा थी, प्रतिहार वंश की राजधानी कन्नौज थी, और कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी, अजमेर थी। कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। कलचुरी वंश की जो राजधानी थी वो अजमेर में नहीं थी। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है मोढेरे का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। बिहार में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, या उड़ीसा में। तो मोढेरे का जो सूर्य मंदिर है आपको पता होगा कौन से राज्य में स्थित है, या आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, गुजरात में स्थित है। और मोढेरा पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रथम ग्राम भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 में की गई थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की गई थी। मरहम जो ये था मजहरनामा की स्थापना 1578 में की गई थी। और तीर्थकर की समाप्ति इसने 1563 में की थी। कौन सा सुमेलित नहीं है। सारे के सारे जो ऑप्शन है ये अकबर से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आप राइट आंसर बताएंगे। तो ये जो था मजहरनामा जो था इसकी स्थापना 1578 में ना हुई थी। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गलत है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अप्सा का प्रचलन किसने किया। औरंगजेब ने, शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने। तो मनसब व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अप्सा की व्यवस्था किसने शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 34 का आप मुझे राइट आंसर बताने वाले हैं। तो ये हो जाएगा जहांगीर ने यह व्यवस्था शुरू की थी। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, या साथ में आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच ले सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो आप बताएंगे 1563 में, 1538 में, 1539 में, या 1541 में। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 का आप मुझे राइट आंसर बताने वाले हैं। ऑप्शन नंबर के सी यह राइट आंसर जगह 1539 में ही यह युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध किसने लड़ा था। ये लड़ा था हुमायूं के मध्य ये युद्ध हुआ था, यानी कि हुमायूं ने यह युद्ध लड़े थे। हुमायूं ने अपने शासनकाल में 4 युद्ध लड़े हैं और वह चारों ही युद्ध हारा है। तो देवरा का युद्ध लड़ा था, चौसा का युद्ध लड़ा था, कन्नौज का युद्ध लड़ा था, और सरहिंदी का युद्ध लड़ा था। तो इन चारों युद्धों में ही हुमायूं की पराजय हुई थी और उसने जीवन काल में 4 ही युद्ध लड़े थे। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे जो हैं 36 और 37 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधों की
क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? एकल बंध बराबर द्विबंध बराबर त्रिबंध। ऑप्शन नंबर बी है त्रिबंध द्विबंध एकल बंध। ऑप्शन नंबर सी है एकल बंध द्विबंध त्रिबंध। या निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि बंधों की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछ रहा है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा पहले एकल बंध आता है, उससे बड़ा द्विबंध होता है और सबसे बड़ा होता है त्रिबंध। एकल बंध में जो होते हैं इसमें सिर्फ पाई आता है, द्विबंध में एक पाई और एक सिग्मा होते हैं, और जो 3 बंध होते हैं तो पहले होगा पाई, फिर पहले होगा पाई बंध, सिग्मा बंध, फिर पाई बंध। तो आप इसको ऐसे आंसर लगा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी कि ये पाई बंध सिग्मा बंध से संबंधित होते हैं। अगर आप जानते हैं कि पाई बंध सिग्मा बंध कैसे निकाले जाते हैं, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये बताया जाए कि पाई बंध सिग्मा बंध की पहचान हम कैसे करते हैं, तो मैं आपके लिए उसके लिए फुल डिटेल क्लास लेके आऊँगी और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैं आपको समझा भी दूंगी। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आप ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। निम्न में से कौन सा अंग की आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है? यानी कि कौन सा अंग ऐसा होता है जिससे हम हमारे शरीर में अत्यधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे बॉडी में संचित रहती है? हृदय, फेफड़ा, यकृत या किडनी, इसको बोलते हैं वक्र। तो क्वेश्चन नंबर 37 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यकृत। ये क्या है? हमारे अत्यधिक जो हमारी शर्करा होती है शुगर उसको मेंटेन करके रखता है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में तोड़कर अपने पास संग्रहित करके रख लेता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, 39 और 40 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तीसरी में, चौथी में, पांचवी में और छठवीं में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आप राइट आंसर बताएंगे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। यानी कि चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी यानी कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर आपसे पूछेगा 14 के बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण फिर से हुआ था, वो कब हुआ था? 1980 में। तो आप दोनों के क्वेश्चन याद भी रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? पूरक वस्तुएं, स्थापन वस्तुएं, संयुक्त वस्तुएं, जटिल वस्तुएं। यानी कि जिन वस्तुओं का उपयोग हम साथ साथ में करते हैं उन्हें कहा जाता है क्या? वही आपसे क्वेश्चन कर रहा है, डिमांड आपको बताना है उत्तर। तो ये हो जाएंगी पूरक वस्तुएं। यानी कि जो वस्तुएं साथ साथ, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये चीज़ों हमको साथ साथ चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर शर्ट चाहिए तो पैंट भी चाहिए, पजामा चाहिए तो कुर्ता भी चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगी? एक दूसरे की पूरक वस्तु हो जाएंगी जो एक दूसरे को पूर्ण करती हों, यानी कि ये अधूरी नहीं रहेंगी। देखिए पूरक से हो जाएंगी जो वस्तुएं एक दूसरे को पूरा करती हों, वे हो जाएंगी पूरक वस्तुएं। तो आप इसका आंसर थोड़ा अपने कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। भारत मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से या हिमाचल प्रदेश से? तो भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती नहीं है। पहले ये उत्तर प्रदेश से गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश से गुजरती है, फिर ये छत्तीसगढ़ से उधर होकर गुजरती है, फिर आती है इधर उड़ीसा और फिर आती है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ जाएगी उड़ीसा और यहाँ जाएगी आंध्र प्रदेश। तो ऐसे होकर ये गुजरती है, यानी कि ये टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे जैसे जल्दी जल्दी हमारा चैनल ग्रो करता रहेगा हम साथ साथ में अपने साधन भी जुड़ाते रहेंगे, और कुछ दिनों में हम करेंगे बोर्ड पे क्लास जहाँ पर मैं आपको फुल कंटेंट और फुल अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये इस क्वेश्चन का मैंने आपको बता दिया आंसर। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? चांगला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। और नाथुला दर्रा कहाँ है? आप मुझे बताएंगे सिक्किम में। तो कौन सा सुमिलित नहीं है वही आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। बोमडिला दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में नहीं है। तो ये कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि पूर्व उत्तराखंड से जो सबसे नॉर्थ ईस्ट का हमारा स्टेट है, तो वहीं ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि भारत में पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट पर चावल की पैदावार अत्यधिक क्यों होती है? वही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन है पूर्वी घाट में पश्चिमी घाट की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है,
पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की से अधिक संकीर्ण है, या पूर्वी घाट पर काली मिट्टी की अधिकता है, या पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से चौड़ा तथा डेल्टाई क्षेत्र है। तो क्या कारण है कि पैदावार जो चावल की होती है वो पश्चिमी घाट पर ना होके पूर्वी घाट पर अधिक मात्रा में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, क्योंकि यह क्या है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से चौड़ा भी है और यहाँ पर क्या है, डेल्टा बनते हैं। क्योंकि आपको पता होगा पूर्वी घाट पर गिरने वाली जितनी भी बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं वो सब अपना डेल्टा बनाती हैं, और जितनी भी आपको पता होगा जितनी भी आपको उत्तर भारत ये अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं ये क्या है, एस्चुरी बनाती हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती है, जिसके कारण यहाँ पर डेल्टा नहीं बनते हैं और चावल की उत्पादकता मात्रा इतनी नहीं अधिक होती है। तो चलिए आपको रीजन भी पता चल गया, राइट आंसर पता चल गया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, केंद्र और राज्य विधायक संबंध में संविधान के किस भाग में उपबंध दिया गया है, यानी कि केंद्र राज्य संबंध किस भाग में दिए गए हैं वही हमको बताना है। भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में और भाग 13 में। तो केंद्र राज्य संबंध किस में दिए गए हैं, तो आप बताएंगे भाग 11 के अंदर इनका वर्णन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। ऑप्शन नंबर बी है जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 2/3। ऑप्शन नंबर सी है जो सदन आरोप लगाया है उस सदन का 3/4। ऑप्शन नंबर डी है जो सदन आरोप लगाया है उस सदन का 2/3 तथा आधे से अधिक राज्यों की अनुसमर्थन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर के, यानी कि जिस सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है, आरोप लगाया गया है, तो उस सदन के सदस्यों का 1/4 सदस्य से क्या है, हस्ताक्षर होकर पास होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन से अधिक अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठक से अनुपस्थित रहता है तब। ऑप्शन नंबर बी है यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए तब। ऑप्शन नंबर सी है यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे दे तब। या उपरोक्त में से सभी परिस्थितियां ऐसी दी गई हैं जिससे किसी भी सांसद की सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आप मुझे राइट आंसर बताने वाले हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि जितनी भी कंडीशन यहाँ पर दी है उसके द्वारा हम किसी भी संसद सदस्य की सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। तो कभी कभी आपसे ये 1 लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है, और ये आपसे यहाँ पर इसने कथन निष्कर्ष के मामले में यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसलिए आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत की संसद द्वारा या लोकसभा द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि भारत की लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन जिस भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से वह पारित होना चाहिए जब भी महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ होगी, क्योंकि आप पिछले क्वेश्चन में यह थ्योरी पढ़ के आ चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 का 1, अनुच्छेद 243 का जे, अनुच्छेद 243 का के और अनुच्छेद 243 का एच। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आप मुझे राइट आंसर बताएंगे। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। किस संविधान संशोधन में पिछड़ा वर्ग आयोग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 119वें संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन, 119वां संविधान संशोधन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 102वां संविधान के संशोधन के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी का जो क्या है आयोग बनाया गया है, तो इसको बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लास। तो आप इसको पिछड़ा वर्ग आयोग भी कह सकते हैं। तो 102वां संविधान संशोधन किया गया था। और मेरे
जो है कंटेंट मेरा तैयार हो गया है प्रमुख संविधान संशोधन का। तो बहुत जल्दी वो क्लास आपके बीच में आने वाली है। तो जितने भी क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। मैंने ऑल ओवर संविधान संशोधन उस कंटेंट में इंडक्ट किए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज के हमारा लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है हमारी आज की लास्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? के दत्ता, डब्ल्यू हंटर, तारक नाथ दास या रामनाथ पुरी। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की पुस्तक के लेखक कौन है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा के दत्ता राइट आंसर है हमारा। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं जुड़ा है? जगदीश भगवती, रॉबर्ट माल्थास, जोसेफ स्टीग्लिट्ज़ या अमर्त्य सेन। तो मानव विकास जो सूची होती है जिसे बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आती है, इसका संबंध कौन से जुड़ा हुआ है? किन्होंने इसमें अपना सहयोग आंदोलन मतलब अपना सहयोग दिया है? तो अमर्त्य सेन के द्वारा इसमें सहयोग दिया गया था। इसमें पाकिस्तान के जो थे, एक तो पाकिस्तानी थे और हमारे भारत के थे, इन्होंने मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को किया था। मतलब कि ऐसे एक इंडेक्स निकाला जाएगा जिसमें हम मानव का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें 3 परिप्रेक्ष्य रखे जाते हैं, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और उसकी मतलब कि वो उसके जीवन जीने के तरीके को रखा जाता है कि कितना स्टैंडर्ड का वो जीवन जी रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो ये थे आज के हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। आई होप आपने बहुत अच्छे से किया भी होगा, बहुत अच्छे से समझा भी होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होंगे। तो ये आप टेस्ट टाइम निकाल के कर लीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है। आज हमारे 7 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आप अपना बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर आपको ये टेस्ट, ये श्रृंखला बहुत अच्छी लग रही है, अगर आप मेरे साथ मिलकर ये 100 के 100 टेस्ट कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बने रहिएगा चैनल के साथ। बहुत ही अच्छी हम यहाँ पर करने वाले हैं, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट भी मिलेगा। अगर आप ये डेली क्लास करते रहे तो आपके लिए बहुत अच्छा ये कारगर होने वाला है और आपको अपनी तैयारी परखने का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। तो चलिए मैं आप सभी की दोस्त आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले कंटेंट के साथ, अगली वीडियो के साथ, इसी जोश, इसी उम्मीद, इसी जुनून के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।